हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहा हूँ माफियाज के खिलाफ। मैं जिससे जंग नहीं लड़नी वो पाकिस्तान की आती है। अगर इसकी जगह पे ये चीज़ें पीपल्स पार्टी करती तो अभी तक 10-15 फांसी गार्ड के कैमरे बुक हो चुके होते और हमें फांसियाँ दी। ये बताएं कि ड्रोन कोई शेलिंग के लिए बिल्कुल हम वो सोच रहे हैं कि जो ये टीयर गैस शेलिंग है और रबर बुलेट्स हैं तो उनको बेहतर और मौसर करने के लिए जो है वो कुछ नई से नई टेक्निक इस वक्त दुनिया में मौजूद है तो उससे इस्तेमाल किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं किरण नाज़। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को यकीन दिलाया है कि वो खातून जज के पास जाकर माफ़ी मांगने को तैयार है। इमरान खान साहब ने रोस्ट्रम पर आकर कहा, एहसास हुआ अदालत समझती है कि उन्होंने लाइन क्रॉस की। यकीन दिलाता हूँ कि आइंदा कोई ऐसी बात नहीं करूँगा। जिस पर चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि इमरान खान साहब, हम कभी तौहीन अदालत कार्रवाई नहीं करना चाहते। आपको गलती का एहसास हो गया, अदालत इसको सराहती है। अदालत ने फर्द जुर्म की कार्रवाई मौखर करते हुए 3 अक्टूबर से पहले बयान हल्फी जमा करवाने का हुक्म दिया है। जो कल तक कहते थे कि माफ़ी मांगने का मतलब जुर्म तस्लीम करना है। तहरीक इंसाफ के नायब सदर मुसलसल कहते रहे कि खान माफ़ी नहीं मांगेगा, लेकिन कल अचानक यू टर्न लिया और कहा कि माफ़ी मांग लेने में हर्ज नहीं है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ साहब तो 2 दिन पहले मेरे प्रोग्राम में ही फवाद चौधरी साहब को चैलेंज करते हुए कह रहे थे कि इमरान खान हर हाल में माफ़ी मांगेंगे। इमरान खान साहब हाथ जोड़ के पैर पकड़ के अनकंडीशनल अपॉलजी कोर्ट में जमा कराने जा रहे हैं। मांगेंगे ही नहीं। आप ये मेरा क्लिप उस दिन चला दीजिएगा। हाँ। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, इमरान खान साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हाथ जोड़ के पैर पकड़ के अनकंडीशनल अपॉलजी टेंडर करने और फिर ये अदालत की सवाबदीद है कि वो माफ़ी एक्सेप्ट करती है या नहीं करती। बिल्कुल ठीक है। अच्छा नाज़रीन, इमरान खान साहब चाहते हैं ना तो ये मामला एक ही समात में निमट सकता था। खान साहब को माफ़ी मांगने में इतनी देर क्यों लगी है? क्या इमरान खान को हुकूमत से ज़्यादा ख़तरा अपने मुशीरान से? बार बार ये सवाल उठाती रहती हूँ मैं। एक और भी एक इम्पॉर्टेंट मामला है, गेस्ट की तरफ जाने से पहले उस पर भी ज़रूर बात करना चाहूँगी। सिंध पुलिस की तस्वीर खिंचवाने के शौक़ ने पाकिस्तान की इज़्ज़त दाव पर लगा दी है। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुतेरेस कराची आए तो SSU और स्पेशल ब्रांच के अफसरान और अहलकार उन्हें तोहफे देने और तस्वीर बनाने के लिए सिक्योरिटी हिसार तोड़कर मेहमान के कमरे में घुस गए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की सिक्योरिटी भी उन्हें रोकती रही, लेकिन SSU वालों ने किसी की नहीं सुनी। मामला इस हद तक गया कि वजारत ख़ारजा को बाकायदा चीफ सेक्रेटरी सिंध को ख़त लिखना पड़ा। लेकिन अफसोस अब तक गैर संजीदगी दिखाने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। एटलीस्ट कि जब कोई आपका इंटरनेशनली कोई मेहमान आ रहा हो वहाँ पर तो कोई संजीदगी का मुजाहरा कर लिया जाए। नहीं वे जी, सलमान अकरम राजा कानून है प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं। अहमद पिनसोटा साहब मुझे ज्वाइन करेंगे, इसके साथ साथ सना बुच्चा साहब आज की मेहमानों में शामिल होंगी। आप तमाम को खुशामदीद कहती हूँ। सलमान साहब, सबसे पहले सर आपकी जानिब आती हूँ। सर, केस अपने अख्तिताम की तरफ जा रहा है और आज खान साहब ने रोस्ट्रम पर आकर जो गुफ्तगू की है सर, वो गैर मशरूत माफ़ी के ज़ुमरे में आती है या फिर एफिडेविट में उनको मजीद अपना अंदाज सॉफ्ट करना पड़ेगा? देखिए, जो उन्होंने आज कहा है वो मेरी नज़र में तो बिल्कुल माफ़ी के ज़ुमरे में आता है। उन्होंने कहा है कि वो जो जज साहिबा हैं उनसे भी माफ़ी वो मांगने को तैयार हैं और जो बेंच की तरफ से रिमार्क्स आए, जो तासुर बेंच को मिला, वो यही था कि वो अब एहसास कर चुके हैं कि जो कुछ उन्होंने किया वो ज़्यादती थी। उन्होंने कहा कि आपने ये समझा कि मैंने अपनी हुदूद को पार किया है और मैं उसके लिए माजरत करता हूँ। तो मेरी नज़र में ये बहुत उन्होंने अच्छी एक रविश अपनाई। जो पहले एक कुछ जारहाना सा रवैया था जो फाइल किया गया अदालत में उनकी जानिब से जवाब उसके हवाले से अगर देखें तो लग यही रहा था कि वो शायद माफ़ी नहीं मांगेंगे, एक जारहाना रवैया अपनाएंगे। मेरी नज़र में वो बिल्कुल एक किसी गलत राय या मशवरे पर मबनी राय अमल था। आज जो उन्होंने किया ये बिल्कुल दुरुस्त बात थी और उनसे एक गलती हुई। गलती का एतराफ़ करना कोई बुरी बात नहीं है और मैं समझता हूँ अब अदालत ने जब फर्द जुर्म आयद करने की जो तारीख थी उसको मौखर कर दिया है
तो उससे नजर यही आता है कि अदालत को भी कोई बहुत ख्वाहिश नहीं है कि फर्द जुर्म आयद करके उनको जरूर उन पे मुकदमा चलाए और उनको सजा दे। तो अब आगे अगर वो बढ़ती हैं तो सर फर्द जुर्म का खतरा मुकम्मल तौर पर टल गया सलमान साहब? फर्द जुर्म का खतरा मुकम्मल तौर पर टल गया सर? असिस्टेंट जज ज़ेबा चौधरी से जाती हैसियत में माफी मांगने की डायरेक्शन दी जा सकती है सर? नहीं, वो तो उन्होंने खुद ऑफर किया कि मैं खुद ये करना हूँ। अगर वो खुद ये करने को तैयार हैं तो बहुत अच्छी बात है। बल्कि लगता तो ये है कि अदालत की तरफ से ये कहा गया कि अगर आप यहीं माफी मांग लें तो वो भी काफी है, लेकिन अगर वो कोई इससे बढ़कर कोई जेस्चर करती हैं, कोई कदम उठाती हैं तो वो कोई बुरी बात नहीं होगी। लेकिन जब तक मामला अदालत में खत्म नहीं होता, ये तो हम नहीं कह सकते कि अब बात खत्म हो गई। लेकिन मैं समझता हूँ आज एक पेशरफ्त हुई है इमरान खान साहब के हवाले से, और उसका शायद एक अच्छा उनके हवाले से अच्छा रद्द-ए-अमल आया। बिल्कुल, एक ये मज़बत पेशरफ्त है। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। अहमद मंसूटा साहब, सर शोएब शाहीन साहब कल मेरे प्रोग्राम में मौजूद थे और उनसे जब मैंने जाना तो उन्होंने बताया कि लीगल टीम का फैसला है कि खान साहब माफ़ी नहीं मांगेंगे। ऑब्वियसली माफ़ी का मतलब ये होता है कि आप एतराफ़ जुर्म कर रहे हैं, तो गैर मशरूत माफ़ी तो नहीं मांगेंगे। फवाद चौधरी साहब भी कहते रहे कि इमरान खान साहब माफ़ी नहीं मांगेंगे, लेकिन आज उन्होंने माफ़ी मांग ली सर। तो कानूनी मामलात पर खान साहब से मुशावरत रहती है आपकी? क्या ऐसा अचानक हुआ कि अब जो उनकी लीगल टीम, उनके लोग कह रहे थे कि खान साहब माफ़ी नहीं मांगेंगे, खान साहब आए और उन्होंने आते ही माफ़ी की पेशकश की सर? जी, पहली तो बात ये थी कि मैं शोएब शाहीन साहब को सुन नहीं सका उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा है, लेकिन एज मेंबर ऑफ हिज लीगल टीम मैं आपको ये बता सकता हूँ कि वक्तन फवक्तन इस बात पर मुशावरत हुई। जब से ये केस स्टार्ट हुआ, हमारा पहले दिन से एक बड़ा स्टेटेड व्यू था कि माफ़ी तो अगर आप हमारी पहली रिप्लाई भी देखें, सेकंड रिप्लाई भी देखें जो अदालत के कहने में जमा करवाया, उसमें खान साहब ने बड़ा क्लियरली कहा था कि मैं अपने वर्ड्स विड्रॉ करना चाहता हूँ। सेकंड में इवन माफ़ी की बात भी की गई, लेकिन साथ साथ ये एक ज़रूर था कि इसके अंदर जो इशू हाईलाइट किया गया था लोअर जुडिशरी की रिफॉर्म का, उसके बारे में भी बात की जाए, अपनी एक्सप्लेनेशन ज़रूर दी जाए। लेकिन जब बेंच ने उस पर कहा कि आपकी अपॉलॉजी हैज़ टू बी वेरी क्लियर या आपका व्यू हैज़ टू बी वेरी क्लियर, और जब फर्द जुर्म का अंदिया दिया गया तो देन ऑब्वियसली द स्ट्रैटेजी वाज कि आप बिल्कुल अनकंडीशनल अपॉलॉजी करें। और आज भी अगर आप देखें, लास्ट डेट ऑफ हियरिंग पर खान साहब को मौका नहीं मिल सका बात करने का, बिकॉज वकला पहले अपनी जो गुजारिशात हैं वो कर चुके थे। आज जब उनको मौका मिला तो एट द वेरी आउटसेट उन्होंने खड़े होकर एक बात की और उन्होंने कहा कि एज एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मैं समझता हूं कि मेरी अगर कोई रेड लाइन क्रॉस हुई है या मैंने कोई ऐसी बात की है तो मैं उस पर माजरत करता हूं और अनकंडीशनली सबमिट करता हूं टू द मर्सी ऑफ दिस कोर्ट। और आज के ऑर्डर का जो पैराग्राफ 3 है वो बड़ा क्लियर है मेरे नजर में। वो ये कहता है कि वी आर प्राइमा फेशाए सैटिस्फाइड विद द अपॉलॉजी एक्सटेंडेड बाय खान साहब। सो यहाँ पर वो बादियो नजर अदालत उसको एक्सेप्ट कर चुकी है। बट जिस तरह राजा साहब ने कहा कि जब तक अदालती मामला खत्म नहीं होते तब तक ये नहीं कहा जा सकता कि फर्द जुर्म का जो मामला है वो खत्म हो गया है। बट जाती हैसियत में ये टल गया है या नहीं टल? अच्छा सर जो उनकी जो जी आप मुकम्मल कर लें अपना जुमला। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि ये तासुर बिल्कुल गलत है कि लीगल टीम या उनके जो मावनीन हैं या मुशीर हैं वो ये कह रहे थे कि आप माफ़ी ना मांगें। ये ज़रूर था एक व्यू कि माफ़ी के साथ साथ एक्सप्लेनेशन ज़रूर दी जाए कि स्टेटमेंट का कॉन्टेक्स्ट क्या था और वो स्टेटमेंट दी क्यों गई थी। लेकिन जब अदालत उस पर बरम हुई तो उस पार्ट को विड्रॉ कर लिया गया और कहा गया कि हम अनकंडीशनल अपॉलॉजी सबमिट कर दें। सर पहले जो दूसरा जवाब जमा करवाया था ये उस वक्त भी हो सकता था। इनफैक्ट कल ही की मैं बात कर रही हूँ, शोएब शाहीन साहब आए थे, उन्होंने बताया था कि लीगल टीम ये समझती है, उनका ये फैसला है कि खान साहब माफ़ी नहीं मांगेंगे। यानी मैं आती हूँ दोबारा आपकी तरफ। सना अस्सलाम वालेकुम। एंड फर्द जुर्म जिस दिन आयद होनी है उस दिन खान साहब माफ़ी मांग लेते हैं। क्या समझती हैं आप? माफ़ी के लिए रजामंदी का इजहार करते हैं तो क्या कहेंगी, ये उनकी एक मजबत पेशरफ्त है या उनकी सियासी मजबूरी है? ये देखिए, सलमान साहब आपके साथ बैठे हुए हैं, मैं उनकी बड़ी इज्जत करती हूँ और आई एम श्योर ही इज़ लाइक द लीगल एक्सपर्ट। मैं भी उनको ज़ाहिर है इनकी लीगल एक्सपर्टीज़ पर मानती भी हूँ, लेकिन मेरा इनसे ओपिनियन थोड़ा सा डिफरेंट है एंड आई डोंट हैव अ लीगल बैकग्राउंड। बट मेरा ये ख्याल है कि इसका क्या मतलब होता है कि अगर मैंने लाइन क्रॉस की है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। अगर मतलब हाउ डू यू राइट दैट इन इंग्लिश? इफ आई हैव मेड अ मिस्टेक, इफ आई हैव डन समथिंग रॉन्ग बाय क्रॉसिंग दिस लाइन, इफ आई हैव क्रॉस द लाइन, सो हाउ डज दैट डिफरेंशिएट जो दूसरी समात में जो सवालात उठाए गए थे कि आप एक तैश दिलाने वाले लहजे में एक अवामी जलसे में इस तरह की बात कैसे कर सकते हैं? तो उस वक्त भी वो जस्टिफाई कर रहे थे। आज उन्होंने सिर्फ इतना किया है कि एक और स्टेप नीचे चले गए। उन्होंने कहा अच्छा चले, अगर आपको बुरा लग रहा है, अगर आपको लगा है मैंने कुछ गलत किया तो ले जी मैं माफ़ी मांगता हूँ। और अगर खातून जज को भी
मैं माफ़ी मांग लेता हूँ जाके पर्सनली भी, तो इस मामले को रफा दफा कर दें। तो मेरा नहीं ख्याल कि खान साहब अब तक इसको समझ पाए कि उन्होंने क्या गलत किया है। ये मेरा ओपिनियन है, गलत हो सकता है। मेरे हिसाब से अगर इज़ अ बिग वर्ड, आई थिंक अगर मगर में अगर आप अपॉलॉजी करते हैं तो वो कोई इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकती। आप कहते हैं आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मैं माफ़ी चाहता हूँ। आप ये नहीं कहते अगर मुझसे गलती हो गई है और अगर आप समझते हैं कि मैंने लाइन क्रॉस कर दी है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। दैट्स नॉट एन अपॉलॉजी, दैट इज जस्ट मेकिंग अ स्टेटमेंट कि मैं अच्छा आपको बहुत बुरा लगा, चले जी मैं माफ़ी मांग लेता हूँ। तो वो आई डोंट नो कि वो जज साहब से माफ़ी मंगवा रहे हैं या खुद मांग रहे हैं, वो बेहतर जानते होंगे। लेकिन और दूसरी बात ये कि फवाद चौधरी साहब अगर उन्होंने माफ़ी ही मांगी है तो फवाद चौधरी साहब किसको रिप्रेजेंट करते हैं? इमरान खान साहब के कोई ट्विन है जो इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं और वो उनकी बात कर रहे हैं। बिकॉज हाउ डू यू एक्सप्लेन जो फवाद चौधरी साहब की गुफ्तगू रही है, इस तरह के थ्रेटन करना कि जजेस उनकी इज्जत करें क्योंकि वो बहुत बड़े लीडर हैं और वो बहुत बड़े लीडर हैं और जजेस को माफ़ी मांगनी चाहिए, वो तो कायम मकाम चीफ जस्टिस को माफ़ी मांगनी चाहिए। मतलब पूरी उनकी जो टायरेड रही है ऑफ द पास्ट फ्यू वीक्स, आई मीन इट हैज बीन ऑन अ कंप्लीटली डिफरेंट लेवल। उसके बाद हामिद खान साहब तक को क्रिटिसाइज करना, उन तक की बेइज्जती करना, उनको कहना कि वहाँ खड़े रहते हैं, उनको क्या पता है, खान साहब खुद जाए बात करें। और खान साहब का ये खासा है, खान साहब जस्ट थिंक्स ही इज सो चार्मिंग दैट ही विल जस्ट टर्न अप एट द रोस्ट्रम और वो कहेंगे आई एम सो सॉरी अगर आपको बुरा लगा है तो, और वो कहेंगे एवरीथिंग विल बी ओके, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। ही दलाइल शुरू होने से पहले वो फर्द जुर्म आयद हो रही है, उन्होंने कहा एक्सक्यूज मी जरा मैं रोस्ट्रम पे आकर कुछ कहना चाहता हूँ, आइए जी, अच्छा जी अगर आपको बुरा लगा तो आई एम वेरी सॉरी। सो आई डोंट रियली अंडरस्टैंड कि जो 4 घंटे की समाअत थी दूसरी, उसमें हम क्या बात कर रहे थे, कौन से सवालों के जवाब हमें मिल गए? जो बाबर सत्तार साहब ने पॉइंट्स उठाए थे, जस्टिस बाबर सत्तार ने, जो जस्टिस अतर मिन्नल्ला साहब ने खुद पॉइंट्स उठाए थे, जो मखदूम अली खान साहब की गुफ्तगू थी, जो मुनीर मलिक साहब कह रहे थे, सब कह रहे थे इनके ऊपर फर्द जुर्म नहीं आयद होनी चाहिए, इनको कंटेम्प्ट में नहीं होल्ड करना चाहिए। लेकिन किसी ने ये तो नहीं कहा था कि इन्होंने गलत नहीं किया है। तो गलत करने वाले को माफी मिल सकती है अगर वो गलती को समझे और तस्लीम करे, ना कि जो कहे अगर मगर मेरे से गलती हो गई माफ कर दें। जी दैट्स माय पॉइंट। सही। अच्छा, जो आप गुज़िश्ता समात की बात करेंगे तो इन्हीं गुज़िश्ता समात में ये तौहीन अदालत की इक़साम बताई गई थी जजिस साहिबान की जानिब से। 3 इक़साम उसकी, जुडिशल, सिविल और क्रिमिनल। तो दानियाल अजीज़ और तलाल चौधरी, सलमान अकरम साहब, इनकी क्रिमिनल तौहीन नहीं थी, उनके खिलाफ अदालत को स्कैंडलाइज करने का मामला था। जबकि खान साहब का जो मामला है वो तो सर क्रिमिनल तौहीन के ज़ुमरे में आता है। फिर ये भी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ही कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले बाइंडिंग है। तो क्या सर ऐसा हो सकता है कि कम संगीनी वाले जुर्म पर नाअहली और ज़्यादा संगीनी वाले मामले पर जो है वो माफ़ी की गुंजाइश निकल आए? सलमान साहब देखिए, तौहीन अदालत का जो मामला है ये अदालत और जो एलिज्ड कंटेम्नर होता है उनके दरमियान होता है। ये हर मामले की अपनी एक नौयत होती है, अपना एक पस मंज़र होता है। यहाँ जो कुछ कहा गया वो यकीनन अदालत ने पिछली तारीख पे कहा था कि क्रिमिनल कंटेम्प्ट के ज़ुमरे में आता है, यानी कि अदालत को काम करने से एक तरह से रोकना जो है, उसमें रखना डालना जो है, उस नौयत की ये तौहीन थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस तौहीन को माफ़ नहीं किया जा सकता। उन्होंने कुछ अल्फाज बोले थे, उन अल्फाज के हवाले से अगर आज उन्होंने वाक़तन निदामत का इजहार कर दिया है, मेरे सामने वो अल्फाज नहीं है कि उन्होंने क्या कहा। क्या उन्होंने वाकई ये कहा कि अगर मुझसे गलती हुई है तो मैं माफ़ी मांगता हूँ, या उन्होंने ये कहा कि अदालत ने ये समझा है कि जो मेरे अल्फाज थे वो एक हुदूद से तजावुज़ कर गए थे और मैं माज़रत ख़्वाह हूँ? तो इन दोनों बातों में बहुत फ़र्क है। अगर तो उन्होंने सर वैसे जो सना साहब ने पॉइंट उठाया है ना, शाम को जब ट्रांसमिशन हम कर रहे थे तो उस वक्त मैं भी इसी से मिली जुली सर बात कर रही थी कि अगर अदालत को ऐसा लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है तो फिर मैं माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ, फिर मैं खातून जज के सामने हाजिर होकर मतलब उनके सामने जाकर एक्सप्लेन करने को भी तैयार हूँ। तो सर उन्होंने ये बात की थी, अगर अदालत को ऐसा लगता है तो। देखिए, ये अब जो तहरीरी वो एफिडेविट देंगे शायद उसमें कुछ मजीद वजाहत करें, तो इसीलिए अदालत ने आज मामला ख़त्म नहीं किया और उनको कहा है कि आप तहरीरन कुछ अदालत के सामने रखिए, और अगर इसमें कोई उनसे अभी भी कमी बेशी हुई है तो मैं समझता हूँ अदालत नहीं चाहती कि उनको इसलिए वो सियासत से 5 साल नाअहल कर दे कि वो माफ़ी मांगने में उनसे कोई लफ्जी हुई है कमी, तो उनको मौका दे रही है कि जो लफ्ज़ वो इस्तेमाल करना चाहते हैं जिससे वाक़तन उनकी निदामत का इजहार हो, अगर वो नादिम हैं तो फिर वो अल्फाज सामने आए।
अदालत कभी भी नहीं चाहती तौहीन अदालत के मुकदमात में कि सजा दी जाए, और जहां तक मुमकिन हो अदालत ये चाहती है कि सजा ना दी जाए। अब तलाल चौधरी, दानियाल, निहाल हाशमी के बिल्कुल मुकदमात हमारे सामने हैं, लेकिन उससे पहले सैकड़ों मुकदमात हैं जहां माफी दी गई है। लिहाजा हर 100 मुकदमे जिनमें माफी दी गई है उसके मुकाबले में आपको एक मुकदमा मिलेगा जिसमें माफी को कबूल नहीं किया गया। लिहाजा ये 3 मुकदमात सिर्फ हमारी अदालती तारीख नहीं है, हमारी अदालती तारीख इससे बहुत वसीतर है, और उसमें डोमिनेंट जो रविश है, जो गालिब रविश है, वो यही है कि माफी को मान लिया जाता है। किरण, if I may add something, अगर जी प्लीज जी सना। हाँ, जी मैंने कहा इजाजत दे तो मैं सलमान साहब सर ये पूछना चाहती थी कि अगर तो उनको तो नहीं देनी सजा और वो नहीं चाहते कि किसी को 5 साल ना अहल कर दिया जाए, तो कंटेम्प्ट का नोटिस लेने का क्या फायदा था? और अगर कंटेम्प्ट का नोटिस लेना ही बंद कर दे, क्योंकि अगर ये सिर्फ कंटेम्प्टर और कंटेम्प्ट जिसके साथ हुआ है उसके दरमियान में है, तो फिर इसके दरमियान मतलब जो मामला है अगर वो दोनों के दरमियान है तो कहीं फेवरेटिज्म विल प्ले इन एंड इट विल नॉट। सो इसको खत्म ही नहीं कर देना चाहिए, क्योंकि दूसरे ममालिक में भी ये नहीं होता, यूरोप में नहीं होता, तो तौहीन अदालत होनी ही नहीं चाहिए। क्या आप नहीं समझते कि कम से कम फिर एटलीस्ट फेवरेटिज्म विल टेक अ रेस्ट? ठीक बात है, इसको हम बहुत महदूद कर सकते हैं, और अमलन यही हो रहा है। देखिए, अमलन यही हो रहा है जो मैंने अर्ज किया। नोटिस इसलिए दिया जाता है कि एक एहसास दिलाया जाए कि जो आपने किया वो गलत था, आप माफी मांगिए। मकसद नोटिस का यही होता है, और हमारी तारीख यही है, हमारी रिवायत यही है कि नोटिस के बाद अगर माफी मांग ली जाए तो माफ कर दिया जाता है। तो अगर अदालत समझे कि ये अब वाकई नादिम है तो ठीक है, और अगर पार्लियामान समझती है कि कानून होना ही नहीं चाहिए तो पार्लियामान इसको खत्म कर दे। लेकिन अदालत हमेशा कानून की तशरीह करती है और उसका इतलाक करती है। हमारी अदालतों ने इतलाक करते हुए नरमी का ही मुजाहरा किया है माजी में। ठीक सर। अब अहमद साहब, सर ये जो पहले मैं आपसे सवाल छोड़ के गई थी उसका जवाब भी दीजिएगा सर। आज जो हुआ वो पहले दिन ही क्यों नहीं हो सकता था? क्या खान साहब की यहाँ पर अना आड़े आ रही थी, या उन्हें मशवरे लीगल टीम की जानिब से गलत दिए जा रहे थे? दूसरी बात ये सर, माफ़ी तस्लीम होने के कितने चांसेस हैं? जैसे कि हाई कोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट के तौहीन अदालत केसेस के फैसलों की किस हद तक सर बाइंडिंग है, क्योंकि या कोर्ट टू कोर्ट ये फैसले मुतफरक हो सकते हैं। माजी में इसकी क्या मिसालें हैं सर अहमद साहब? देखिए जी, पहली तो बात है जो नेचर ऑफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स होती हैं, वो जब कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स शुरू हो जाती हैं, लेट्स से चार्ज फ्रेम हो जाता है, तो उसके बाद तो प्रोसीडिंग्स दे बिकम क्रिमिनल इन नेचर। हम सबको इस बात का एहसास है कि हर क्रिमिनल केस के फैक्ट्स डिफरेंट होते हैं। अगर तो आपका ख्याल ये है कि मैं आपके लिए ज़मीन तंग कर दूंगा, आपके बच्चों को यहाँ से उठा के ले जाऊंगा, स्टेटमेंट कैन बी कंपेयर टू अ स्टेटमेंट के जज को ये कहा जाए कि आपके खिलाफ एक्शन लूंगा, तो फिर तो इस पर अल्लाह ही हाफिज़ है सोच पर। बात यह है कि उसके फैक्ट्स बहुत डिफरेंट थे, उसकी बड़ी एक स्ट्रॉन्ग किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल की गई थी अगेंस्ट द सिटिंग जुडिशरी, उनके बच्चों के बारे में, उनकी फैमिलीज़ के बारे में। जहाँ तक दूसरी बात जो सना साहिबा ने की है, मैं उससे 100% मुत्तफिक हूँ। मैं बल्कि आज ही इसके ऊपर लिखा भी है कि इट्स एन आउटडेटेड लॉ। ये इस लॉ की कोई प्रोविजन होनी ही नहीं चाहिए, इसको जितना डायलूट किया जाए बेहतर है। 2012 में यूके कर चुका है। इसी बेंच के एक सिटिंग फाजिल मेंबर जनाब जस्टिस बाबर सत्तार साहब एक आर्टिकल में लिख चुके हैं कि ये अजीब कानून है जिसमें एक जज ही दूसरे जज के बारे में ये बताता है कि वो स्कैंडलाइज हुआ है या नहीं हुआ। इसी तरह बेशतर और मामला हैं जिनकी बेसिस पर मेरा व्यू ये है कि आहिस्ता आहिस्ता इस लॉ को डायलूट कर देना चाहिए। आई बिलीव इन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ऑफ कोर्स उस पर चेक्स होने चाहिए, बैलेंसेस होने चाहिए, बट इस तरह नहीं कि अब हर दफा कंटेम्प्ट की बात जो है उसको उठा लिया जाए और उस बात की। अहमद साहब, वैसे खान साहब जिस वक्त इक़्तिदार में थे ना सर, हाँ सर, जिस वक्त इक़्तिदार में थे उस वक्त फवाद चौधरी साहब की माना करते थे, उनके कानूनी मशवरे माना करते थे। अब इक़्तिदार से निकाले गए हैं तो अब वो हामिद खान साहब के मशवरे सुन रहे हैं, हालांकि फवाद चौधरी साहब उनके ऊपर बड़ी तनकीद कर रहे होते हैं। तो सर खान साहब पहले सही थे या अब गलत हैं? नहीं, पहले मैं आपको ये बात बता दूं जी कि चूंकि मैं खुद ये तो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ कि खान साहब के जितने लीगल मामलात हैं ये बड़ा डेमोक्रेटिकली अंदाज में डिस्कस करते हैं। उनकी सारी लीगल टीम बैठती है, या जूम पर हम बात करते हैं या वैसे मिलकर बात करते हैं। हर एक का व्यू लिया जाता है, मेजॉरिटी का व्यू प्रिवेल करता है और उसको फिर फॉलो किया जाता है। देखें, कंटेम्प्ट में हामिद खान साहब को लाने की वजह यह थी कि खान साहब का एक स्टैचर है, खान साहब को जजेस इज्जत करते हैं, पाकिस्तान में लॉयर्स मूवमेंट से लेकर हर चीज़ में उनका एक नाम है। और जब ऐसा शख्स आके एक
साबका वज़ीर आज़म को रिप्रेजेंट करेगा तो उसकी बात की वैल्यू होगी। और साबका वज़ीर आज़म भी कोई ऐसी बात नहीं कर गया। देखें, मैं उस बात में एज अ लॉयर समझता हूं कि जो जजेस के बारे में बात की गई है ओनली टू द एक्सटेंट जो उसका एसेंस है लोअर जुडिशरी को रिफॉर्म करने का, उसके साथ कौन एग्री नहीं करेगा? कौन इस चीज से बात नहीं करेगा कि पाकिस्तान की मातहत अदालतों में जो इंसाफ के साथ मामला हो रहे हैं वो कितने गंभीर हैं। लेकिन वो बात आज बिसाइड्स द पॉइंट है, चूंकि बात हैज बिकम पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन नाउ। लेकिन हर केस के लिए डिफरेंट वकील होता है। को हाई कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है उसमें डिफरेंट है। सलमान सफदर साहब को यहाँ पेश करवाया गया, बेल्स में पेश करवाया गया, पेमरा के केस में मुझे मौका मिला पेश होने का। हर जगह के लिए यू हैव अ डिफरेंट प्लेयर। अब हर बॉलर जो है वो 25 के 25 ओवर तो नहीं कर सकता। यू हैव अ डिफरेंट टीम फॉर एवरीथिंग। सो आई थिंक इट्स नॉट अबाउट फवाद साहब और खान साहब, इट्स अबाउट गुड मशवरा जो कोई भी दे सकता है। हाँ, ठीक ठीक सर। सना, इस वक्त खान साहब फिर से तहरीक का आगाज़ करने जा रहे हैं। कल उन्होंने ऐलान किया सैटरडे को निकलने के लिए। क्या लगता है इस बार क्या होने जा रहा है? क्या फिर से आप 25 मई वाला मंजर देख रही हैं? क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब कह चुके हैं आंसू गैस के शैल रबड़ मुजाहिरीन पर बरसाने के लिए जदीद तरीका इख्तियार किया जाएगा। साथ साथ वो तो ड्रोन तक की बातें कर रहे हैं। तो क्या किस किस्म के अब मनाजिर आप देख रही हैं आगे? लेकिन दैट्स दी ओनली मसल दैट राना सनाउल्लाह साहब कैन फ्लेक्स ऑन हिज ओन। रबर बुलेट्स फेंक दें और टेयर गैस शेलिंग करवा दें और रास्ते बंद करवा दें, ट्रैक्टर्स लगवा दें। मतलब लीगली तो वो अब तक कुछ नहीं कर पाए इमरान खान साहब का। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये सब कुछ करना चाहिए। वी शुडंट रिजॉर्ट टू दिस काइंड ऑफ टॉर्चर ऑन एनी जो भी कोई मजमा लगने जा रहा हो। जमहूरियत ये आपको हक देती है कि आप एहतजाज कर सकते हैं, लेकिन एहतजाज की कोई वजह होनी चाहिए। मैं सिर्फ ये समझती हूँ कि खान साहब के एहतजाज की वजह कोई नहीं है। जो वजह है उसके लिए एहतजाज इज़ नॉट द पॉइंट। एहतजाज सिर्फ एक प्रेशर बिल्ड करना है, टाइम बाय करना है। और टाइम किस लिए बाय करना है? एक मुल्क को वो आपने अनसर्टनिटी में रखना है, पॉलिटिकल अनसर्टनिटी, इकोनॉमिक डाउनफॉल, क्योंकि आपने कोई पॉजिटिव चीज़ होने नहीं देनी है। सो आई थिंक उनकी जो नीयत है उस हवाले से आई थिंक ही शुड टेक आई थिंक इस पे वो अपोलोजाइज ना करें, अब उसको सिर्फ बैक ट्रैक कर लें, अगर यू टर्न ले लें इस मामले पर। लेकिन मेरा ख्याल है खान साहब विल कंटिन्यू टू डू व्हाट ही डज बेस्ट। आज भी देखें, सॉरी आपकी बात इधर से उधर लेके जा रही हूँ, लेकिन आज भी उन्होंने जब कोर्ट में शुरू की अपनी माफ़ी तो उन्होंने शुरू ये किया कि मेरी 26 साल की जिद्दोजहद में मैंने अदलिया का बड़ा एहतराम किया है। 26 साल जिद्दोजहद में मैंने अदलिया की बहाली के लिए बड़ा काम किया। आई मीन पॉइंट इज कि ही कैन नॉट गेट ओवर हिमसेल्फ और उनके 26 साल जिद्दोजहद। अगर आपने 26 साल जिद्दोजहद की है तो क्या करें खान साहब? आपको एक के बाद एक हुकूमत में प्राइम मिनिस्टर बनाते चले जाएं? क्या बाकी सब ने जो जिद्दोजहद की है उसको हम बस ना, मुझे ब्रेक की कॉल दी जा रही है। ब्रेक के बाद वापस जी ब्रेक के बाद वापस आती हूँ, आप यहीं से कंटिन्यू कीजिएगा। राना सनाउल्लाह साहब की बात पर खान साहब ने जो रिमार्क्स दिए उस पर भी मैंने डिस्कस करना है और खान साहब तो कह रहे हैं कि तमाशा देखिएगा। तो क्या तमाशा होगा? मजीद मेहमानों से भी बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक वंस अगेन जी। वज़ीर दाखिला जब बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि रबर बुलेट्स की बात की, शेल आंसू गैस के शेल की बात की। उस पर इमरान खान साहब ने भी एक जवाब दिया है, उनकी ज़रा जवाब सुनिए फिर इस पर बात करते हैं। राना सनाउल्लाह ने कोई धमकी दी है? राना सनाउल्लाह, मेरा वादा है कि तुम छुप नहीं सकोगे इस्लामाबाद में। 25 मई को तो हमारी तैयारी नहीं थी। जो तुमने शेलिंग की हमारी तो तैयारी नहीं थी तब। अब तैयारी से इंशाल्लाह हम आएंगे। तो सर ना, एक तरफ तो मान रहे हैं कि 25 मई को उनकी तैयारी नहीं थी, लेकिन दूसरी जानिब वो एग्रेसिव मूड का भी अपना बता रहे हैं कि इस बार जो भी तैयारी होगी वो खान साहब खुद मॉनिटर करेंगे। राना सनाउल्लाह साहब को कह रहे हैं कि इस बार तुम्हें छुपने का मौका नहीं मिलेगा। क्या रिएक्शन आ सकता है पीटीआई की तरफ से? देखिए, ये एक बड़ा संजीदा मामला है। आपके एक सिटिंग मिनिस्टर ये बात आपको कह रहे हैं कि आप ये मत कीजिए, और आप उनको धमका भी रहे हैं। उनके अल्फाज गलत हैं और उन्होंने धोनी की बात की कि उनके लिए धुआं भी रेडी है तो फलां भी रेडी है। मतलब ये चीज़ें नहीं कहनी चाहिए उनको, लेकिन अगर उन्होंने कह दी हैं तो कम से कम इमरान खान साहब को थोड़ा सा इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। कहना कि हमारी तैयारी नहीं थी, किरण ये मुझे समझ नहीं आती कि तैयारी किस तरह की होती है। मतलब कोई वो बुलेट प्रूफ जैकेट्स पहन के आएंगे, कोई उनको
ट्रेनिंग, कोई रिगरस कोर्स कराया गया है एहतजाजी कैंप में किस तरह के मुजाहरे होंगे और क्या चीज़ को एक्सपेक्ट करना है, पत्थर से पत्थर रब करके आग कैसे लगानी है, दरख्तों को कैसे जलाना है, आपने अपने साथ क्या क्या रखना है, क्या मतलब कोई पूरी फौज आ रही है, क्या कोई तालिबान टाइप इन्होंने कोई कल्ट बना ली है। तो ये गुफ्तगू करना बहुत गलत बात है। देखिए इमरान खान साहब को ये समझना पड़ेगा, उन्होंने बहुत बड़े बड़े जलसे किए हैं, वो बहुत पॉपुलर हैं। उन्होंने चकवाल से लेके सियालकोट तक, सियालकोट से लेके गुजरांवाला तक उन्होंने बहुत बड़े बड़े जलसे किए हैं, बिल्कुल ग्रांटेड। पॉइंट ये है कि आपने अब उन लोगों को अपने ही शहर में बुलाया जहाँ कोई ब्लॉकेड नहीं थी, जहाँ पे किसी को नहीं रोका गया, आप सब आपका जलसे में आए और सब ने शिरकत की, ये आपको अलाउड है। अगर आप यहाँ पर आके एक तमाशा लगाना चाहते हैं बकौल आपके किसी जायज़ तरीके के लिए, पहले तो तरीका ही नाजायज़ है, वजह ही नाजायज़ है, लेकिन चले अगर आपने ये करना भी है तो आप उन लोगों को इंडेंजर कर रहे हैं जो दूसरे शहरों से आएंगे। पहले तो उनको ब्लॉकेट्स का सामना होगा, फिर वो बहुत सारे लोग हैं रिस्क क्यों लेना चाहेंगे। जब वो राना सनाउल्लाह साहब को सुन रहे हैं, जब वो ये पूरा एक मंजर देख चुके हैं 25 वाला, अगर बार बार जिसकी बात की जाती है, बार बार जिसके ऊपर FIR तक कटवाना चाहते थे इमरान खान साहब, जो अब तक IG ने नहीं काटी थी, अब तक नहीं CCP लाहौर ने काट दिए कि नहीं, लेकिन ये मुकदमा अब तक नहीं बना, तो ये मुकदमा भी बनने जा रहा है। तो पॉइंट ये है कि आप एक चीज पर मुकदमा बना रहे हैं, आप फिर वो एक्शन रिपीट कर रहे हैं, फिर आप वो रिएक्शन एक्सपेक्ट नहीं करते। ये मुझे समझ नहीं आता कि खान साहब क्या चाहते हैं। उनके लिए हम लाल कालीन बिछा के फूल निछावर करें कि आइए इमरान खान साहब, मतलब क्या व्हाट डज ही वांट, मतलब आप एक एहतजाज करने आएंगे तो रोका तो जाएगा। और अगर इस रिएक्शन की सना तैयारी कर रहे हैं खान साहब, तो फिर तो शायद फेडरल गवर्नमेंट को ज्यादा मौसर इकदाम करने होंगे उनको रोकने के लिए। पंचोटा साहब, सर चीफ जस्टिस ने आज PTI को ये कौमी असेंबली में वापस जाने पर गौर के लिए एक और मौका दिया, और फवाद चौधरी साहब तो कह रहे हैं कि ये तो चीफ जस्टिस साहब की राय आइन के मुतसादिम है। सर बेसिकली जी मुझे एक दफ़ा मौका मिला था एक केस में पेश होने का जिसमें फवाद साहब मेरे साथ पेश हुए थे। ये बात उन्होंने तब भी की थी जिसमें चीफ जस्टिस साहब का व्यू ये था कि आपके चूँकि अभी इस्तीफ़े कबूल नहीं हुए, तो लिहाजा आइन के मुताबिक सिचुएशन ये है कि आप वापस पार्लियामेंट में जाने का सोच सकते हैं। लेकिन फवाद साहब का आगे से बड़ा स्टेटेड व्यू था और बड़ा क्लियर व्यू था कि जी चूँकि हम अपना एक्सप्रेस कर चुके हैं इंटेंट, देयरफॉर हम नहीं जाना चाहते वापस। अभी वंस अगेन एक पॉलिटिकल डिसीजन है, और मैं शायद इस पर यह भी कहूँगा कि जस्टिस अतर मनिल्ला साहब ने खुद ही अपनी जजमेंट में, हाल ही में 2-3 जजमेंट्स में कहा है कि पार्लियामेंट के मामलात में और बेशतर मामलात में वो यूजुअली बात नहीं करते और पिटिशंस डिसमिस कर देते हैं। तो यहाँ पर भी आई थिंक सजेशन कि किसी को पार्लियामेंट में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, इस पर भी अवॉइड करना चाहिए। दिस शुड बी अ पॉलिटिकल डिसीजन। वो पार्लियामेंट में जाएँ या ना जाएँ, दैट्स अ सेपरेट क्वेश्चन, एंड फॉर दैट मैटर एनी पोलिटिकल पार्टी पार्लियामेंट में जाए या ना जाए, तो इस पर तो मेरा ख्याल है जी मैं इस हद तक ही कॉमेंट कर सकता हूँ। सही। अच्छा सर, ना कल की जो खान साहब ने जिस तरह से बात की, जिस तरह का उनका अंदाज था, एक वो सिलसिला फिर ये अब सैटरडे को आ रहे हैं, कह रहे हैं, लेकर आ रहे हैं लोगों को और मुकम्मल तैयारी के साथ आ रहे हैं। तो खान साहब पिछले 3-4 महीने से जो कुछ करते रहे हैं तो वो अचीव तो नहीं कर पाए जो वो चाह रहे हैं। तैनाती के हवाले से जो मामलात वो चाह रहे हैं कि नई हुकूमत आए और फिर उसके बाद वो ये मामला सॉर्ट आउट करें, और लाइकली उनको ऐसा लगता है कि शायद नई हुकूमत इलेक्शन हो जाते हैं तो उनकी होगी। तो आपको लगता है कि ये जो लॉन्ग मार्च के लिए आ रहे हैं, जिस एहतजाज के लिए आ रहे हैं खान साहब, उससे उनका जो टारगेट है वो अचीव हो सकता है? देखिए खान साहब का जो टारगेट है वो इतना आई थिंक वो इतना ही इज सो ऑफ द बोर्ड कि वो अब टारगेट कैसे मीट करेंगे या टारगेट को कैसे हिट करेंगे। ही इज सो ऑफ द बोर्ड राइट नाउ। आपने पार्लियामेंट, आपके पास वाहिद तरीका था जहाँ पे आप रुकते, आप टिकते, आप अपनी इनकी लेजिस्लेशंस रोकते, आपकी जो आप जिसके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन लेके गए हुए हैं नैब के मुकदमे के हवाले से या नैब की तरमीम के हवाले से, जो मुकदमा आपने दायर किया हुआ है जिसकी अभी पिटिशन भी दायर हो चुकी है, अभी सुनवाई नहीं हुई। अब उसके हवाले से आपने देखा है कि 5-6 केसेस साद रफीक साहब का, खाकान अब्बासी साहब का, मिफ्ता साहब का, अब एहसन इकबाल साहब का, ये सारे केसेस अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फारिग कर दिए और ये यहाँ तक कह दिया कि सियासी इंजीनियरिंग हो रही थी। तो खैर अब आप ये पार्लियामेंट में टिकते, आप ये लेजिस्लेशन रोकते, आप अपनी अदम एतमाद लेकर आते इनके खिलाफ। यू हैड अ वे, आपके पास एक आईनी रास्ता था जिसमें आप ये कर सकते थे अगर आपकी चाहत ये तयनाती ही थी तो उसमें थोड़ी सी सेंसिबल थिंकिंग करनी चाहिए थी। लेकिन खान साहब उस वक्त आ गए जोश में, और ये क्या बात है कि आपने इस्तीफे दे दिए हैं और आप इस पार्लियामेंट को नामंजूर कर चुके हैं, इसमें रहने वालों को चोर डाकू कह चुके हैं, लेकिन आप पार्लियामेंट लॉजेस छोड़ने को तैयार नहीं है। आप तनख्वाहें ले रहे हैं, पिछले महीने तक तो आप तनख्वाह ले रहे थे, पता नहीं इस महीने लेंगे या नहीं। तो आप ये क्यों समझते हैं कि आप कोई आसमान से कोई ट्रे में उतरे थे कि हर चीज आपके लिए फर्क होगी? आप आईनी तरीके से चीजें करना भी चाहते हैं, आप आइन को ग्राउंड भी बनाते हैं। जी
हाँ सर, मैडम वजीर दाखिला कहते हैं सूबों से पुलिस फोर्स मांगी है, सूबों ने नफरी अगर भेजने से इनकार किया तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, ऐसा वजीर दाखिला साहब कह चुके हैं। पंजाब और केपी तो यकीनन फिर फोर्स नहीं देगा अपनी, अगर पंजाब में हुकूमत उन्हीं की रहती है तो सर मैडम इस सूरत में क्या क्या समझती हैं आप, क्या फोर्सेस फिर खुदा ना खास्ता आपस में एक दूसरे के सामने आ सकती हैं, टकराव किसी सूरत हाल बन सकती है? देखिए, इमरान खान साहब को ये याद रखना चाहिए, सूबों से बढ़कर आपको भी पता है कि द सिटिंग गवर्नमेंट हैज़ द राइट टू कॉल इन द मिलिट्री अगर उनको ये लगे कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। देयर इज़ एन आर्टिकल, आई फॉरगेट द नंबर नाउ, बट वो एक आर्टिकल मौजूद है जो कि पिछली दफ़ा भी ज़ेर इस्तेमाल आया था। तो मैं ये कह रही हूँ कि आप इवेंचुअली क्या चाहते हैं, आप फेस ऑफ चाहते हैं, जिनके बारे में आप गुफ्तगू कर रहे हैं, जिनको आप बार बार ललकार रहे हैं, आप इवेंचुअली एक फेस ऑफ चाहते हैं। देखिए, बिकॉज मैटर्स विल कम टू दैट, अगर खान साहब नहीं रुकते, और बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, पंजाब नहीं भेजेगा सिक्योरिटी की, खैबर पख्तूनख्वा नहीं भेजेगा, और वो इसलिए नहीं भेजेगा क्योंकि दे थिंक दे कैन गेट अवे विद इट, क्योंकि इमरान खान साहब उनको ये बता रहे हैं कि आप कुछ भी करें इस मुल्क में, आपकी बचत है। ये बचत कब तक चलेगी? देखिए, खान साहब के ऊपर अभी तक टफ टाइम नहीं शुरू हुआ है, लेकिन शुरू होगा और होने वाला है। खान साहब शुड अंडरस्टैंड कि वो जो अभी कर रहे हैं वो उनको सारी चीज़ें अनरोल होंगी, अनरावल होंगी, एक एक केस, एक एक मुकदमा, और उनके जो सारे मुशीर हवारी जो हैं उनको सबको मुकदमे फेस करने पड़ेंगे। खान साहब की फिर शायद बचत हो जाए, लेकिन खान साहब की जो पूरी पार्टी है उसमें वैसे भी एक फूट पड़ चुकी है, उसमें वैसे भी लोग डिवाइडेड हैं और मजीद डिवाइडेड हो जाएंगे। तो खान साहब जो नुकसान मुल्क का करने जा रहे हैं, पहले तो उसको खुद फेस करेंगे अपनी पार्टी में, और जितना मर्जी आप डराएं धमकाएं अपने पार्टी मेंबर्स को कि आप मेरे से परमिशन के बगैर किसी से ना मिले। पॉइंट ये है कि एवरीबॉडी हैज देयर से और एवरीबॉडी हैज अ पोस्चरिंग कि किस इदारे के सामने उन्होंने पोस्चरिंग करनी है, और वो करेंगे। तो खान साहब इवेंचुअली तो इस मुल्क का बेड़ा गर्क ही करना चाहते हैं, लेकिन देखें, लेट्स अंडरस्टैंड कि हमने भी मतलब बाकी इदारों ने चूड़ियां तो नहीं पहनी हुई ना। सही, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सना। छोटा साहब, आप दोनों का बेहद शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ तो पाक अफगान ताल्लुकात के हवाले से बात करेंगे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी कह रहे हैं कि तालिबान से आलमी बिरादरी से किए गए वादे पूरे नहीं किए गए, इसी वादे खिलाफी के बाइस उनकी हुकूमत को तस्लीम नहीं किया गया। वज़ीर ख़ारजा ने अफ़गान हुकूमत की जानिब से लड़कियों को सेकेंडरी स्कूल जाने की इजाज़त न देने पर भी दुख का इजहार किया। और दूसरी तरफ नाज़रीन, अफ़गान हुकूमत की सालिसी में कारदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से जो मुज़ाकरात किए जा रहे थे उसके हवाले से भी बड़ी अफवाहें गर्म हैं। पाकिस्तान में दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में भी अचानक इजाफा देखने में आ रहा है। सिर्फ रवा महीने खैबर पख्तूनख्वा में 1 दर्जन से ज़ायद हमले हुए हैं, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेज और अमन कमेटी के एहलकारों को निशाना बनाया गया है। अमन व अमान की सूरत हाल, पाक अफगान ताल्लुकात और कारदम TTP से मुज़ाकरात की असल पोजीशन इस वक्त है क्या, बात करने के लिए मुझे ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह साहब डिफेंस एनालिस्ट हैं, ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। पाकिस्तान पिछली हुकूमत में तो तमाम आलमी फोरम्स पर सर फंड्स की बहाली के लिए बात करता रहा, उनका मुकदमा लड़ता रहा है ताकि वहाँ की आवाम के लिए कुछ बेहतरी हो सके, लेकिन अब तो बिलावल साहब कह रहे हैं कि दुनिया तालिबान की रविश की वजह से उनका मौक़िफ़ तस्लीम नहीं कर रही है, उनकी हुकूमत को तस्लीम नहीं कर रही है। तो क्या अब पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू बदल गया है? मेरे ख्याल में पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू तो वही है जो पहले था कि पाकिस्तान ने भी तस्लीम नहीं किया उनको, और मेरे ख्याल में वो इंतज़ार कर रहे हैं कि अफ़गानिस्तान की जो हुकूमत है तालिबान की वो अपनी जो इंटरनेशनल कमिटमेंट्स है उसके ऊपर पूरी उतरती है या नहीं। मेरे ख्याल में आपने देखा होगा कि उन्होंने ये जो कतर में उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया, उसमें एक मेजर क्लॉज जो है वो ये है कि वो कोशिश करेंगे कि अफ़गानिस्तान का साइल जो है वो दूसरे ममालिक के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना हो, और हम ये उम्मीद कर रहे थे कि शायद वो इस सिलसिले में कुछ करेंगे। लेकिन बाकियों की तो छोड़ के, चाहे सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स है या ईरान है या और ममालिक है, लेकिन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अफ़गानिस्तान की जो साइल है वो इस्तेमाल हो रही है कंटिन्यूसली। यहाँ पर KP में भी अक्रॉस द बॉर्डर ये जो TTP है उससे हमले हो रहे हैं, और दूसरी तरफ बलूचिस्तान में भी जो मुख्तलिफ़ किस्म की आर्मीज़ बनी हुई है, BLA
BRA और पत्नी और कौन कौन से, वो हमले जारी है और अफ़गानिस्तान की हुकूमत जो है वो कुछ नहीं कर रही। तो मेरे ख्याल में ये उनकी एक बैनुल-अक़वामी इस चीज़ को देख के बैनुल-अक़वामी हुकूमतें, बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतें वो हमेशा पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान इनका केस उनके साथ लड़ता रहा है, तो उन्होंने कहा है कि आप लोग श्योर है कि ये ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान में हम खुद ये देख रहे हैं कि तालिबान इस तरह नहीं कर रहे हैं और पाकिस्तान में हमले जारी है। इसलिए पाकिस्तान की तरफ से रिकॉग्निशन तो मुश्किल है, बाकी ममालिक भी रिकॉग्नाइज उनको नहीं करेंगे जब तक कि वो इस सर मैं यही आपसे जानना चाह रही थी शाह साहब, पाकिस्तान और अफगान हुकूमत की इस वक्त एक्चुअल पोजीशन है क्या सर? क्योंकि ऐमन ज़वाहिरी की हलाकत के बाद क्या मामला तब्दील हुए हैं? क्योंकि वज़ीर दिफा उनके वो पाकिस्तानी ज़मीन के इस्तेमाल का इल्ज़ाम लगा चुके हैं ऑलरेडी। दरअसल ये तो खैर उनकी अपनी बात है, उनको क्या मालूम कि ऐमन ज़वाहिरी को जो मारा गया तो वो ड्रोन किधर से आया था। और मेरे ख्याल में अभी जो है ड्रोन जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो इतने हाइट पे होते हैं कि वो जो है उनको किसी की ज़मीन जो है इस्तेमाल नहीं करनी पड़ती। और वो जो ड्रोन अमेरिका से चलाते हैं पूरा यूरोप, वो इस हाइट पे होते हैं कि कोई मुल्क जो है वो एतराज़ नहीं कर सकता। तो ये तो उनकी ऐसे लेम सी एक्सक्यूज़ है। पाकिस्तान ने अपना जो बेसिस है उनको नहीं दिए, न उन्होंने मांगे हैं, उनको मालूम है कि शायद पाकिस्तान नहीं दे सकेगा और इस तरीके न उनको इसकी ज़रूरत है न उन्होंने मांगे हैं। हमारे कुछ पॉलिटिशियन जो है इसको सियासत के लिए इस्तेमाल करते हुए वो कहते हैं एब्सोल्युटली नॉट वगैरह, वो तमाम रबिश है। मेरे ख्याल में ऐसी कोई ज़रूरत न थी ना है और अमेरिका अपना काम कर रहा है। ये जो ऐमन ज़वाहिरी का है या उस तरीके से अलकायदा है वो मेरे ख्याल में ख़त्म हो चुका है। अभी उनके बारे में भी बात करना जो है जी। तो शाह साहब ये पाकिस्तान से जंग बंदी है, सीज़ फायर है, उसके बावजूद भी बदअमनी के वाक़यात में इजाफा क्यों हो रहा है सर? सिक्योरिटी फोर्सेज, अमन कमेटी के जिम्मेदारों को निशाना बनाया जा रहा है, तो कलअदम TTP के दोबारा एक्टिव होने की बातें भी हो रही हैं, इसमें कितनी सदाकत है और इनसे मुज़ाकरात का स्टेटस क्या है सर? दरअसल यही एक गलती थी कि पाकिस्तान ने उनसे मुज़ाकरात किए, शुरू किए कम अज़ कम, और हमने उस वक्त भी कहा था कि ये कामयाब नहीं होंगे क्योंकि इसमें काफ़ी सारे कंट्रडिक्शंस है, वो हो नहीं सकती जो पहले इस तरह का होता था। अभी पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ज़ीरो लाइन तक, बॉर्डर तक जो है वो एक्सटेंड हो चुका है और मेरे ख्याल में पाकिस्तान के आइन के मुताबिक वो किसी पार्टी से जो कि पाकिस्तानी हो, कोई ग्रुप हो, उससे मुज़ाकरात नहीं कर सकती क्योंकि सॉवरेनिटी जो है मुल्क की वो इंडिविजिबल है, उसके ऊपर बातचीत नहीं की जा सकती। तो इस वक्त सर हम किसी मुज़ाकरात के स्टेज पर नहीं है? मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं और मेरे ख्याल में एक तरीके से जिन्होंने ये मुज़ाकरात किए भी उनको ब्लेम किया जा रहा है कि आपने मुज़ाकरात क्यों शुरू किए। अभी कई इलाके में जहाँ ये तालिबान रिपोर्ट हो रहे हैं, जैसे स्वात में है, यहाँ पर PTI की गवर्नमेंट है और PTI गवर्नमेंट से ही लोग कह रहे हैं कि आपने मुज़ाकरात शुरू किए थे तो अभी ये क्या हो रहा है। तो उसके ऊपर वो ब्लेम गेम जो है वो थोड़ा सा आर्मी के ऊपर भी, आर्मी का नाम लेते हैं कि बॉर्डर के ऊपर आपकी ड्यूटी है वगैरह वगैरह। लेकिन मैं समझता हूँ सर इसमें भी सदाकत नहीं है कि सवात में ही तालिबान आ रहे हैं, भत्ते मांग रहे हैं सर, सदाकत है सर इसमें? जी इसमें सदाकत है, कुछ लोग वहाँ है, ये श्योर नहीं है कि ये अफगानिस्तान से आया है या ये लोकल है और तालिबान बने हुए हैं। और हो सकता है कि इसमें एक दो आदमी उधर से भी आए हों, लेकिन ज़्यादातर यहाँ भी हो सकते हैं।
और मेरे ख्याल में ये खासकर पीटीआई गवर्नमेंट के लिए एक चैलेंज है, क्योंकि बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, आप साथ मौजूद थे। वक्त खत्म हो गया है शाह साहब, इंशाल्लाह नाजरीन से पीर को मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह ने के बाद।